नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फोकस तो हमेशा हमारा पाकिस्तानी सियासत पे ही रहता है, पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे रहता है, लेकिन इस वक्त ख़ित्ते की जो सूरत हाल है और जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने उस कॉन्फ्रेंस से जो तमाम अफ़गान लीडरशिप और मुख्तलिफ धड़ों को इस्लामाबाद में 17 से 19 जुलाई के लिए दावत दी गई थी, जिसमें अक्सर धड़े शिरकत कर रहे थे। अफ़गान हुकूमत ने उस कॉन्फ्रेंस से पुल आउट कर लिया, ये कह के कि उन्हें वक्त चाहिए। और फिर अब हमने देखा कि कैसे अफ़गान एम्बेसडर की साहिबजादी के अगवा का जो पुरसरार वाक़या हुआ, जिसकी कुछ तफसीलात हमारे सामने आई हैं और जो बहुत अजीब व गरीब वाक़या लग रहा है, और जो तफसीलात हमारे सामने CCTV फुटेज की इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस के दरमियान जो बहुत ज़बरदस्त बाहमी इश्तराक देखा गया, उसके नतीजे में जो पूरा CCTV फुटेज का मंज़र हमारे सामने आया कि कैसे जो साहिबजादी थी अफ़गान एम्बेसडर की, उन्होंने ख़ुद अपने घर से पहले वो पैदल चलकर राना मार्केट इस्लामाबाद के F7 में गई, वहाँ से उन्होंने एक टैक्सी ली, वो खड्डा मार्केट गई, वहाँ उन्होंने एक और टैक्सी ली, खड्डा मार्केट से रावलपिंडी में सदर में गई, और फिर सदर से उन्होंने एक और टैक्सी ली और वापस इस्लामाबाद में दामाने कौ में आई। दामाने कौ से उसके बाद वो F9 पार्क पहुँची। F9 पार्क के बाद उन्होंने अपने घर से किसी को बुलाया। ये तमाम वाक़यात के बाद अफ़गान हुकूमत जो है उसमें क्लेम किया गया कि उन्हें अगवा किया गया है, टॉर्चर किया गया है, असॉल्ट किया गया है, जिसकी कोई एविडेंस नहीं मिल सकी। ताहम इस वाक़े को इस्तेमाल करते हुए अफ़गान हुकूमत ने एक तरह से पाकिस्तान से सफारती ताल्लुकात ही तोड़ लिए हैं, क्योंकि अपने एम्बेसडर को विड्रॉ कर लिया एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो मुतहरिब ग्रुप हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद एक पीसफुल ट्रांजिशन हो सके। और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 हफ़्ते से उस पीसफुल ट्रांजिशन का एक सीन भी हमारे सामने आ रहा है कि कैसे कंधार शहर जो है उसने पीसफुली अपने आप को तालिबान के हवाले कर दिया, और भी बहुत से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो टाउन्स हैं, वहाँ पर तालिबान जो है बग़ैर किसी ब्लडशेड के दाखिल हो रहे हैं। तो एक उम्मीद ये थी कि अफ़गानिस्तान में एक पीसफुल ट्रांजिशन हो जाएगी, अशरफ गनी की हुकूमत के बजाय एक और मखलूत किस्म की हुकूमत जो है मारज़ वजूद में आएगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ताकतें जिनके साथ अफ़गान हुकूमत भी मिली हुई है वो नहीं चाह रहे कि अफ़गानिस्तान में एक पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की ट्रांसफ़र हो सके। ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत परेशान कुन है। किस हद तक पाकिस्तानी सियासत को अभी तक समझ आई है कि अब इस लम्हे से आगे, इस मौके से आगे पाकिस्तानी सियासत पर अफ़गानिस्तान के हालात और वाक़यात और ख़ित्ते की डेवलपमेंट जो हैं वो असरअंदाज़ होंगी। अब तक जो हम तकरीरें देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, वहाँ हमें कोई इससे कोई ऐसी एविडेंस हमें नज़र नहीं आ रही, कोई शवाहिद ऐसे नज़र नहीं आ रहे जिससे देख के हम ये कह सकें कि पाकिस्तानी सियासतदानों को अदराक है, ये एहसास है कि इस वक्त ख़ित्ते में किस किस्म की सूरत हाल जो है डेवलप कर रही है। मुझे आज की इस बहस में शामिल हो सकेंगे मेरे साथ अली मोहम्मद खान साहब, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, इंटीरियर से ज़ाहिर उनका पार्लियामेंट्री अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर हैं। उसके अलावा मुझे ज्वाइन कर सकेंगे सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त वीडियो लिंक पे, जो कि PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी मेरे साथ हैं। और स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर हुसैन नदीम साहब ने, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और इन अफ़गानिस्तान के हवाले से होने वाली डेवलपमेंट्स और एम्बेसडर की बेटी के मुबैना अगवा की जो सारे वाक़यात हैं उस पर बड़ी गहरी नज़र है उनकी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जो अब से 2 घंटे पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने की, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ भी मौजूद थे, और इस्लामाबाद के IGP जो हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिन्होंने सारी डिटेल्स दी। तो वहीं से डॉक्टर हुसैन उठ के आ रहे हैं मेरे पास। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। मैं अगर आपसे सबसे पहले शुरू कर सकूं, डॉक्टर हुसैन नदीम, हमें क्या समझ आया है कि ये जो अफ़गान एम्बेसडर की साहिबजादी हैं, ये कुछ हमें कोई ऐसी एविडेंस मिली है कि वो कहती हैं कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया, मुझे किसी ने उठा लिया, मारा पीटा, टॉर्चर किया? इसमें देखिए, आजकल जितने भी ये जब से इवेंट हुए ना, तो एक बहुत शदीद फेक न्यूज़ चलती रही है इस इवेंट से रिलेटेड। अभी ये इंसिडेंट सामने नहीं आया था और ऑलरेडी ANI और इंडियन आउटलेट्स ने जो है वो एक पुरानी कोई तस्वीर पेशावर के वायलेंट इंसिडेंट की वो शेयर करके शो करनी शुरू कर दी कि ये वो खातून है जिनके साथ ज़्यादती हुई है। मगर वो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर अब ये फैक्ट्स एंड फिक्शन को सेपरेट करना मुश्किल है। बट आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उसमें 2 चीज़ें बहुत बहुत वाज़ेह होकर सामने आई हैं। एंड मैं ख़ास तौर पर इसके अंदर तारीफ़ करूँगा IG इस्लामाबाद की, जिन्होंने पूरी टाइमलाइन बताई है, काजी साहब की, कि पूरी टाइमलाइन के कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ। इसमें एक जो बहुत बड़ी एक इंसाइट इसमें निकली है वो ये निकली है कि जो टाइमलाइन इन्होंने दी है कि वो टैक्सी से निकल के, जैसे आपने पूरा बताया उनका रूट,
वो डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है जो कि आपकी अफगानिस्तान एम्बेसी ने जो बताया था, जो उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने अफगानिस्तान की एम्बेसी से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि एम्बेसडर की साहिबजादी बगैर ऑफिशियल प्रोटोकॉल, ऑफिशियल सिक्योरिटी के घर से पैदल निकलें, राना मार्केट चली जाएं, वहाँ से एक छोटी सी टैक्सी? देखिए सब सवाल तो ये बात बहुत अनयूजुअल है, ये बहुत अनयूजुअल बात है, खास करके आजकल के हालात में कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और इन चीज़ों के बावजूद आप चले। मगर भले हम कहते हैं कि जी हुआ ये इंसिडेंट, ये चीज़ हुआ आपका, मगर जिस तरीके से ये उनकी इन्फॉर्मेशन के मैं कहाँ गई और कहाँ गई, जिस तरह से उनकी इन्फॉर्मेशन में दामने को का कहीं जिक्र नहीं है, और हमारी कैसे पता चला है कि तो जो आपकी पुलिस ने जो डिटेक्ट की है आपकी मोबाइल की डेटा, कैमरा मोबाइल की डेटा, उससे आपको पता लगे वहाँ पे गए। अब देखिए ये एक चीज़ जो है, हमें कोई भी पुलिस ने भी आज बड़ी अच्छी प्रोफेशनली इसको डील ये की है कि उन्होंने कोई भी इस चीज़ के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया, उन्होंने साफ साफ डेटा रखी है सामने। अब इस डेटा से कुछ बहुत सस्पिशियस एक्टिविटीज़ भी सामने आती है, मगर वो एक्टिविटीज़ जो है, जो डॉक्टर मोईद यूसुफ की कन्वर्सेशन थी ना, उससे उसके काफ़ी हद तक आपको इंसिडेंटली पता लग जाता है कि हो क्या रहा है। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इंफॉर्मेशन और हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर एक बहुत तफसीलन हैशटैग के थ्रू, डेटा के थ्रू बताया कि पिछले 2-3 हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं और कहाँ से करवाए जा रहे हैं। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने यह भी बताया कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से एक बार फिर सैकड़ों ऐसे बॉट अकाउंट जो हैं, जो आर्टिफिशियल अकाउंट हैं, जो मशीन डायरेक्टेड अकाउंट हैं, वो ट्विटर पे एक्टिव हैं, जो अफगानिस्तान के हवाले से भी कमेंट्रीज कर रहे हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान के हवाले से भी वही एक्टिव हैं। वो क्या मामला है, वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं? आपके 100-200 ऐसे अकाउंट्स जो आज से साल पहले, 6 महीने पहले आपके कश्मीर के रिलेटेड कंटेंट पे प्रोपेगेंडा कर रहे थे और वो फेक कंटेंट बलूचिस्तान से रिलेट करते, ओवरनाइट वो चेंज होके इस इवेंट के सिलसिले में भी ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। उससे जाहिर ये होता है आपको कि एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क एक्टिविटी है जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही है, और उसकी सोर्सेज जो हैं वो बैक होती हैं आपकी इंडिया के अंदर भी, कुछ अफगानिस्तान के अंदर भी एलिमेंट्स है। बट इसका देखिए एक मकसद है, जैसे कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई आपकी, उससे पहले अब ये, उसके बाद ये इंसिडेंट होता है आपका, डिप्लोमेटिक रिलेशंस तबाह होते हैं आपके। देयर इज़ बहुत बड़ा एविडेंस ये है कि पीस जो है वो प्रायोरिटी नहीं है कुछ एलिमेंट्स की जो कि पावर लूज कर रहे हैं, और इस चीज़ के अंदर हमें एक बड़ा केयरफुली होकर आगे मुझे आने दीजिए। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुझे अब अली मोहम्मद खान साहब ने भी ज्वाइन किया, लेकिन मैं पहले आपसे शुरू करूँ। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, क्या आपकी पार्टी के आपकी पार्टी के अंदर आप लोगों ने कोई ऐसा फॉरेन पॉलिसी का या रीजनल इश्यूज़ पे कोई सेल क्रिएट किया है जो आपकी पार्टी को ब्रीफ कर रहा हो और बता रहा हो कि इस वक्त इस खत्ते में किस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ताकि आपकी लीडरशिप जो है वो अपने मौक़िफ़ को और अपनी पोजीशन को उसके हवाले से एडजस्ट करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये ज़्यादा सब सारी सियासी जमातों के अंदर इस तरह की लोग मौजूद होते हैं जो मुसलसल चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं, लीडरशिप को ब्रीफ कर रहे होते हैं, आपस में कांटेक्ट हो रहे थे, और पार्टी के अंदर भी एक इस तरह की अमूमी डिस्कशन तमाम सियासी जमातें अपने अंदर रखती हैं। वो जाहिर है कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो इस खिते की बदलती हुई सूरत हाल से नावाकिफ हो, उसे बदलती हुई सूरत हाल का पता ना हो, वो ये जानती ना हो कि आज पाकिस्तान और रीजन में क्या हो रहा है। और हमारी जमात तो वो है जिसने बहुत ज़्यादा अल्लाह के फजल से स्ट्रांग अपनी ओपिनियन रखी है, यहाँ हुकूमत की है, ज़्यादा वाकफियत है दाखिली मामलात से भी, और जो रीजनल मामलात हैं, जो रीजनल डेवलपमेंट होती है, उनके ऊपर भी पूरी तरह हमारी नज़र रहती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी ऐसे मामले पे तो सेनेटर साहब, अगर ऐसा कोई सेल है आपकी पार्टी में, तो क्या आपके उस सेल ने, उस टीम ने आप लोगों को ब्रीफ किया है अफगानिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और उसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के लिए? देखें, ये अपने तौर पे हम सेल तो आप नहीं कह सकते, पार्टीज के अंदर विंग्स होते हैं और उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई होती है, वो काम कर रहे होते हैं, और वो मुसलसल ये डेवलपमेंट जो है ये सारी देख रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हुकूमत और एजेंसीज के पास ज़्यादा मवाद होता है, वो शेयर करते हैं, उनको डेवलपमेंट का पता होता है, वो बात कर रहे होते हैं, वो डिप्लोमेट से बात कर रहे होते हैं, वो हुकूमतों से बात कर रहे होते हैं। अभी प्रेसिडेंट अशरफ गनी से बात अगर वज़ीर आज़म करके गए हैं तो इनके दरमियान ज़ाहिर है इनके पास ज़्यादा हमसे मालूमात होती है, तो ये जब शेयर करते हैं मालूमात तो इससे भी चीज़ों का अंदाज़ा होता है। लेकिन ये अफगानिस्तान वाले मामले में मैंने समझा कि कोई भी ना वाकिफ है, सारे चूँकि इस रीजन से बहुत वाकफियत रखते हैं और हर एक को बहुत ज़्यादा तदारीक भी, और हर एक ये इस वक्त इस परेशानी में भी है कि वो समझ रहा है कि ये जो फॉल आउट होने को होगा, जो इस वक्त माहौल अफगानिस्तान के अंदर चल पड़ा है, जो अफगानिस्तान हुकूमत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आती,
और ना ही तालिबान और उनके दरमियान कोई अभी जो दुआ की टाक नाकाम हो गई है। पता चलता है कि कोई अमन के लिए जो कोशिशें की भी जा रही थी वो मुझे नाकामी की तरफ लगती है। तो जाहिर है इससे तशवीश है इस खिते में, इस रीजन में, और अगले आने वाले हालातों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ दबाव होगा। तो सारे हम इस चीज से बिल्कुल तदारक रखते हैं, इस चीज से इसको स्टडी भी कर रहे हैं, इसको देख रहे भी हैं और हमारी तशवीश भी है। ठीक, अगर तो आपको सवाल पूछते जरा मैं हुकूमत को भी चेक कर लूं। अली मोहम्मद खान साहब आप, जी मैं फिर आ रहा हूं आपकी तरफ, मैं फिर आ रहा हूं आपकी तरफ। अली मोहम्मद खान साहब आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, सबके लिए। जी बिल्कुल। मैं अभी इस पे मजीद आ रहा हूं, इसके ऊपर खोलने लगा हूं इस टॉपिक को। अली मोहम्मद खान साहब, आज़ाद कश्मीर में आपकी पार्टी और आपकी अपोजिशन की तरफ से जिस किस्म की तकरीरें हो रही हैं, उनसे तो कहीं कोई ऐसा दूर पार का भी खुशबू नहीं आ रही कि आपकी पार्टी को या अपोजिशन को ज़रा भर भी एहसास है कि इस खत्ते में किस किस्म की तब्दीली आ रही है। हिंदुस्तान में पैगासस का जो सॉफ्टवेयर है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा रहा था, वो बात वहाँ से लीक आउट हो गई है, इंटरनेशनल स्टोरी आई है। उसके अलावा हमने देखा कि कैसे हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, वो बीजेपी के एक विंग को ब्रीफिंग करते करते ये मान बैठे हैं कि कैसे पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में रखने में हिंदुस्तान की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। तो आपकी जमात जो है और आपका इस स्टेज पे मौक़िफ़ है क्या कि पाकिस्तान की क्या हो रहा है खित्ते में, और आपकी पाकिस्तानी सियासत को क्या करना है? बहुत शुक्रिया साहब। दोनों इश्यूज आपने जो उठाए हैं, देखें पहले तो ये जो आपने सफीर जो अफगान का जो इशू आया है उस पर तो आज शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने और मोईन यूसुफ साहब ने और IG साहब ने तो खैर बड़ी डिटेल में बात भी कर दी है। हमें और हमारी अपोजिशन की जमातों को सबका इसका एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान का दुश्मन किसी मौके को हाथ से जाने नहीं देता, और उन्होंने जो डिस इन्फॉर्मेशन लैब बनाई थी या जो 5th जनरेशन वॉर हमारे खिलाफ चल रही है, तो इस वक्त दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी जरूर हैं, जाहिर है हिंदुस्तान उसमें से एक है, जो किसी सूरत उनको अफगानिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता, और ना हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में बतदरीज अपना कम होता हुआ असर जो है वो एक आंख भा रहा है। इस सूरत हाल में वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो बदनाम किया जाए। आज कुरैशी साहब ने बड़ा तफसील से जिक्र किया है, और खान साहब से भी मुलाकात मेरे ख्याल में हुई है कि एम्बेसडर साहब की शायद, और उसके साथ साथ जो है उनको ये भी बताया गया है कि हर मुमकिन हम तहकीकात करेंगे, जो फैक्ट्स सामने लाई जाएंगी, और वो जो सफारती अदालत में जिम्मेदारियां हैं उससे पाकिस्तान, हमारी वजारत खारजा और हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, हमारी हुकूमत उससे बखूबी आगाह है। किसी भी सूरत में कोई कोताही नहीं होने दी जाएगी, लेकिन जो ओरिजिनल असल फैक्ट्स हैं वो भी सामने लाए जाएंगे। और हम चाहते हैं कि अफगान जो हमारा बराबर इस्लामी मुल्क है उनके साथ जो हमारा ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब, पिछले 48 घंटे में अली मोहम्मद खान साहब 2 डेवलपमेंट्स हुई। एक है कि अफगान हुकूमत ने बहाना बना के वक्त ज़्यादा चाहिए उस कॉन्फ्रेंस से पुल आउट कर लिया जो पाकिस्तान ने जिसका इनेकाद कर रखा था 17-19 तारीख को अफगानिस्तान में अमन की तलाश में, ताकि एक मखलूत हुकूमत, एक एग्रीमेंट, एक कंसेंसस डेवलप हो सके। दूसरा ये है कि ये जो बहुत पुरसार अजीबोगरीब वाक़या हुआ, जो बहुत अजीब लग रहा है, अफगान एम्बेसडर की साहिबजादी के चंद घंटों के लिए गुम हो जाने का, इसको इस्तेमाल करते हुए अफगान हुकूमत ने अपने सफ़ीर को पुल बैक कर लिए। अब ये दोनों चीज़ें जब यहाँ से वाशिंगटन, ब्रसल, लंदन, दुनिया भर में जाती हैं, तो वहाँ ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कोई बहुत गलत किस्म की और कोई गलत किस्म की हरकतें कर रहा है, जिसके नतीजे में अफगान हुकूमत जो है रिएक्ट कर रही है। इस पे अब आपकी हुकूमत क्या करेगी? बिकॉज आपने ठीक कहा, मतलब कि भाई हिंदुस्तान नहीं चाह रहा है शायद कि अफगानिस्तान में पीस हो, तो अब आप करेंगे क्या? बिकॉज उन्होंने तो कहानी खड़ी कर दी है। देखिए, खित्ते में बदलती सूरत हाल है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सफर भी किया है, और वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वो बात की भी अशरफ गनी साहब को कि पाकिस्तान और क्या करे, 70,000 तक हमारे बंदे जो है वो पहुंच हो चुके हैं, और हमने ही ये सारी पीस डील कराने में एक मेन किरदार अदा किया। एक प्रॉमन तरीके से जो है अमरीका का इख्तिला हो, साथ साथ में उनकी जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाया है कि आप इस तरह से अगर जाएंगे तो अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान वॉर की तरफ खुदा न खास्ता माजिला जाता है, उसका तो असर सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा अमन की ख्वाहिश अगर अफगान कौम के बाद कोई कर सकती है, पाकिस्तानी कौम
और अफगानिस्तान की हुकूमत और रियासत के बाद अगर कोई कर सकती है तो पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत कर सकती है। तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है। और जो उनको यकीन दहानी भी ये कराई गई है और उनको ये कहा गया है, मैं दो बातें यहाँ पे करूंगा कि हम चाहते हैं कि अफगान सफीर यहाँ पे रहें, हमारा उनका बरसों का ताल्लुक है और मसले मसाइल आते रहते हैं, लेकिन कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि ऐसा मसला हो, लेकिन असल फैक्ट सामने आने दें। दूसरा जो आपने बात की, देखें अफगानिस्तान में सूरत चेंज हो रही है, वहाँ ताकत का तवाज़ुन है वो चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आगे जो है वो बढ़ा जाएगा। और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की है कि वहाँ जिसकी भी हुकूमत आती है हमारा उसमें कोई काम नहीं है, हमारा उसमें साहबान आते हैं, चाहे इनके साथ कोई डील होती है, हमारी ख्वाहिश होगी सियासी हल निकले, जो भी वहाँ हुकूमत होगी, अभी भी जो हुकूमत है जो उसका हल हम उसमें इंशाल्लाह विद द पार्टनर्स इन द पीस। और जो खान साहब ने हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कौमी असेंबली में डॉक्टर मीर ज़ादा साहब बात की है, आई थिंक दैट शुड बी द की, दैट्स द वे फॉर। वो क्या है, वो ये है दो बातें जो उन्होंने की। नंबर वन कि अफगान हमारे भाई हैं, और दूसरा कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ बशमुल अफगान किसी के खिलाफ यूज नहीं होगी। और अमेरिका जैसे सुपर पावर को कहना कि एब्सोल्युटली नॉट। मुझे ब्रेक से पहले जरा जावेद अब्बासी साहब को, जावेद अब्बासी साहब, जो अफगानिस्तान पे हुकूमत की पोजीशन है इमरान खान हुकूमत की, उसके आप लोग साथ खड़े हैं या आपके मौकफ में कोई फर्क है? देखिए, तो बड़ी होप थी कि जब प्रेसिडेंट अशरफ गनी और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मुलाकात होगी तो मुमकिन है कि जो थोड़ा बहुत मिसट्रस्ट था उससे ये दोनों खत्म करने में कामयाब हो गए, लेकिन लगता है कि उस मीटिंग के बाद मिसट्रस्ट ज्यादा बढ़ गया है। फिर ये भी एक थी कि शायद अफगानिस्तान का डेलीगेशन अगर पाकिस्तान आता है और वाकई यहाँ सीरियसली कोई एफर्ट होती है, तो अगर कोई वहाँ की सेटलमेंट होती है, तो हम सबकी ख्वाहिश थी कि अगर वहाँ अमेरिका चूंकि इस मामले में बिल्कुल इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा, अमेरिका की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि अब अशरफ गनी और तालिबान के दरमियान या वहाँ के बाकी ग्रुप के दरमियान कोई सेटलमेंट हो या ना हो। अब अमेरिका का लग रहा है कि वो ये बिल्कुल इसी तरह छोड़ के चला गया और उसका ख्याल है कि ये रीजन अगर डिस्टर्ब होता है तो बेशक होता रहे, लेकिन इसको पाकिस्तान है या बॉर्डरिंग कंट्री ईरान है या चाइना है या ताजिकिस्तान है, बाकी वो ज़ाहिर सीरियस ले भी रहे हैं, लेना भी चाहिए, हमें सीरियस नजर आना चाहिए। मेरी सिर्फ ये एक जरूर ख्वाहिश है कि हम ये देख रहे हैं कि अशरफ गनी का से पहले करजई से लेकर उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर बड़ा ट्रस्ट नहीं किया। वो उनकी दोस्तियां और तल्ले को अफगानिस्तान हमेशा इंडिया के साथ ज्यादा रखते रहे और अशरफ गनी भी वही पॉलिसी रख रहा है। मेरा ख्याल है कि उसको इस वक्त बड़ा दिल करके पाकिस्तान जो बात कह रहा था वो भी माननी चाहिए थी और रीजन वाले जो बात कह रहे थे वो भी माननी चाहिए थी कि हम कुछ नहीं चाहते, लेकिन उसकी मेरा ख्याल अभी भी उसकी कहीं छुपा हुआ दिल में शायद है कि पाकिस्तान का तालिबान पर ज्यादा असर रसूख है, वो डील कराने में शायद कामयाब हो जाते, उन्हें बिठाने में कामयाब हो जाते। तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा जो उसकी अपनी सोच है वो ज्यादा क्लैरिटी नहीं नजर आ रही। और फिर ये जो अभी उन्होंने ये एकदम एम्बेसडर को बुला लेना नजर नहीं आ रही है। मुझे ब्रेक लेने दीजिए। ये बहुत जल्दी जो इकदाम किया है, लगता है कि सर जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ रहिए। सेनेटर जावेद अब्बासी भी, अली मोहम्मद खान साहब भी मेरे साथ हैं, डॉक्टर हुसैन नदीम भी मेरे साथ हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत जो है उस पर बहुत तेज़ी से असरात मुरतब हो सकते हैं खित्ते की डेवलपमेंट्स के, गो के इतना शायद अदराक ना हो लोगों को इसका मीडिया में और पाकिस्तानी सियासत में। इसी हवाले से हम बात भी कर रहे हैं कि किस तरह से गुज़िश्ता 48 घंटे में अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने अपने आप को उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से भी पुल कर लिया जो इस्लामाबाद ने जिसका एहतमाम और इनकाद किया था, जिसमें तमाम अफ़गान ग्रुप्स आ रहे थे। उसके बाद देखते ही देखते एक पुरसरार वाक़या हुआ अफ़गान एम्बेसडर की साहिबजादी की चंद घंटों के लिए गुम हो जाने का। उसका इल्ज़ाम लगा के कि उन्हें अगवा किया गया, मारा पीटा गया, असॉल्ट किया गया। अफ़गान हुकूमत ने अपने एम्बेसडर को विड्रॉ कर लिया और एक क्राइसिस पैदा हो गया जिसे दुनिया भर में इस वक्त दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहा है या वहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है। और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स जनाब अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी मेरे साथ हैं, और स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर हुसैन नदीम ने जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IPRI के। वहीं से मैं बात को शुरू करता हूँ। चूँकि अफ़गान हुकूमत जो है, ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी की जो हुकूमत है उसने अभी तक जहन नहीं बनाया कि उनको निकलना पड़ेगा, एक मखलूत हुकूमत की तरह जाना पड़ेगा। और इस हुकूमत का अब इस वक्त एक ही इंटरनेशनल पार्टनर है, वो है न्यू दिल्ली सरकार। तो इनकी स्ट्रेटजी समझ क्या आ रही है आपको? देखिए, पहली तो चीज़ मैं वाजे कर दूं वो ये है कि पीस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि आप जाके ख़रीद सकते हैं। पीस प्रोसेस है।
ठीक है, प्रोसेस के थ्रू होगा। और उस प्रोसेस के अंदर जो अभी ये इवेंट्स आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है जिसमें ब्लड, स्वेट और सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। सो हमारी कौम को एक तरफ तो ये कॉन्टेक्स्ट होना ज़रूरी है। अब आ जाए आप इंडिया के ऊपर। देखिए, इंडिया की स्ट्रैटेजी, उनके पास जो कहते हैं ना गेम थ्योरी के अंदर ऑप्शंस कितनी रह जाती हैं, वो रह नहीं गई ज़्यादा। उन्होंने सारी अपनी एग्स प्लेस कर दी थी एक ही बास्केट में, जो होती है गनी गवर्नमेंट के अंदर, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल। वो अब जो मर्जी आप उठा के प्रेडिक्शन देख लें, पॉसिबिलिटीज़ देख लें, इंडिया की वो इन्वेस्टमेंट डूबती नजर आ रही है। इवन अशरफ गनी गवर्नमेंट का वहां ठहरना, चाहे मखलूत हुकूमत बने या तालिबान की हुकूमत बने, मुश्किल नजर आता है। देखिए, मैं किसी स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट करता, मैं एज एन एकेडमिक आपको साफ सी पे बात बताऊं, हमारी जो एक्सपर्ट से बात होती है अमेरिकन में भी, हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, देयर इज नो वे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि गनी गवर्नमेंट आपकी सर्वाइव करे। और ये चीज आपकी पॉलिसी मेकर्स, ये चीज तो फिर हिंदुस्तानी थिंक टैंक्स को, एस्टैब्लिशमेंट को भी नजर आ रही है। फॉरेन ऑफिस वो करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लूज हो रही है, अगर आपको नजर आ रहा है, आप सिंपल सी एक चीज कर सकते हैं, हर बैटल जो है वो जीत के नहीं, विक्ट्री इज नॉट अबाउट विनिंग, विक्ट्री इज समटाइम्स आल्सो अबाउट लूजिंग। और वो क्या कर रहे हैं कि जाने से पहले माचिस की तीली लगा के जा रहे हैं, इतना केओस क्रिएट कर दें, इतनी डिविजन्स क्रिएट कर दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के एक मलबे को 3-5 साल तक अगले उसके अंदर जकड़ा जाए। टोटल पॉलिसी आपकी क्रिएटिव केओस की है, देयर इज नथिंग एल्स दैट इज देयर। अगर क्रिएटिव केओस का क्या मतलब है यहाँ पे? क्रिएटिव केओस का मतलब ये है कि किस तरीके से आप थ्रू एपिसोड्स, डिफरेंट मैन्युफैक्चर्ड, सेमी मैन्युफैक्चर्ड, ट्रिगरिंग सम इश्यूज, आप एक अच्छे तरीके से केओस को कंट्रोल करके प्लग कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज में, कि वो जब करना पड़े तो आप बढ़ा भी दो, जब करना पड़े तो कम भी कर दो। इस सिचुएशन में देखें, इंडिया इज वन बिग प्लेयर। आज तक डबल गेम का ब्लेम पाकिस्तान पे लगा, आज तक पाकिस्तान स्पॉइलर है। अगर आप देखें, ये बात वाज़ेह होती जा रही है, और आई वोंट से टू मच फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, बट अमेरिका के भी थिंक टैंक्स के अंदर ये बात वाज़ेह हो रही है ऐसा ऐसा कि इस वक्त स्पॉइलर का रोल जो है वो आपका इंडिया प्ले कर रहा है। और उसका मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। वो रीज़न ये कि अमेरिका पिछले 4-8 साल से गनी गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहा। उनकी करप्शन के इश्यूज़ भी हैं, उनकी रेसिज्म के इश्यूज़ भी हैं, और उनकी जो तालिबान के साथ बातचीत ना करने की ज़िद है, उस ज़िद की वजह से गनी गवर्नमेंट को बाईपास करके अमेरिका ने तालिबान से बात की है। अगर आप इसको थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो आपको बड़े वाज़े नज़र आएगा कि अमेरिकन जो हैं वो इस वक्त बैटिंग जो है वो गनी गवर्नमेंट में नहीं कर रहे। उनको तो उन्होंने प्रॉमिस भी नहीं किया कोई भी एड या मिलिट्री और इकोनॉमिक एड के ऊपर। वो अलाउ कर रहे हैं तालिबान को पॉलिटिकली टू टेक ओवर अफगानिस्तान, बट विद अ मैसेज बिहेव, कि तुम लोगों ने बिहेव करना है। और ये मैसेज आई थिंक क्लियर हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसको पाकिस्तानी सियासत में लेके आता हूँ। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा कि जाहिर है कि हर सियासी जमात को अदराक है कि किस किस्म की सूरत हाल और किस किस्म के चैलेंजेस जो हैं डेवलप हो रहे हैं, और आपकी जमात तो एक ऐसी मेच्योर पार्टी है जिसने 30 बरस तक मुख्तलिफ फॉर्म्स और शेप्स में पाकिस्तान में हुकूमत की। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर में तकरीरें हो रही हैं, मैं आपको एक टुकड़ा सुनाता हूँ। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने ग़ालिबन आज या एक दिन पहले किस किस्म की तकरीर वहाँ पर की और किस किस्म के उन्होंने कॉमेंट्स कहे हैं। उनको देख के नहीं लगता है ऐसा जावेद अब्बासी साहब कि कहीं उनको कोई ब्रीफ कर रहा है कि किस किस्म के चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं और उसमें शायद इस किस्म के कॉमेंट्स नहीं करने चाहिए। देखिए पीरज़ादा साहब, ये जो फॉरेन पॉलिसीज़ के रमूज होते हैं या बातें होती हैं या डिप्लोमेटिक लेवल पर बातें की जाती हैं, ये सियासी जलसों में नहीं जाके की जा सकती। कि सियासी जलसों में, सियासी जलसे एक इलेक्शन कैंपेन है आज़ाद कश्मीर के अंदर। मैं पिछले कुछ 100 शो में कह चुका हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन अमेरिका में हो, फ्रांस में हो, इंग्लैंड में हो, पाकिस्तान में हो, बाई इलेक्शन हो, लोकल गवर्नमेंट, उनका एक खास माहौल होता है, एक खास माहौल में जाके बात की जाती है। अपने वर्करों को वो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स उस वक्त की जा रही होती है कि हमने इलेक्शन के लिए अपने लोगों को गरमाना है, लोगों को बाहर निकालना है, लोगों को वोट वाले दिन कहना है कि पोलिंग स्टेशन पे पूछे, अपने प्रोग्राम देने हैं दूसरों पे। ये हमेशा सियासी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है इलेक्शन कैंपेन के दरमियान। ये कोई ऐसा तकरीर नहीं कि पार्टी पॉलिसी हम रोज डिस्कस कर रहे होते हैं। सारी जमातें, आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को देख लें, उनके स्पीचेस दिखा। अब्बासी साहब, ये तो आप सही फरमा रहे हैं कि ये आप सही फरमा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के छोटे छोटे कस्बे और देहात में जाकर उनको फॉरेन पॉलिसी के असरार और रमूज तो नहीं समझाए जा सकते, लेकिन जो की लीडरशिप है उसको ऐसी पोजीशंस भी तो नहीं लेनी जिससे कौम डिवाइड हो, आपस में झगड़े जो हैं और डिविजन्स जो हैं बढ़े। मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि अगर उनको अदराक है कि क्या नया चैलेंज खड़ा हो रहा है इस वक्त और हमारी कौमी जरूरियात क्या है, तो वो इस किस्म की बातें ना करें, उनको ये एडवाइस किया जाए। मैं एक सिर्फ जुमला कह दूं कि ये डिवीजन अगर होती, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई मामलात में इकट्ठे हैं, पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे हैं, लेकिन वहां हम एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, एक दूसरे के
खिलाफ भी बातें कर रहे हैं, एक अपने वर्करों को भी कह रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। इसका कहीं मतलब नहीं है कि हम आकर कायदा एक दूसरे के वर्किंग रिलेशन ही कायम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे। वो बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। इलेक्शन हो रहा है, एक एरिया का इलेक्शन है, उसको मेहरबानी करके अगर इस तरह दिखाया जाए कि यही पाकिस्तान सारे की पॉलिसी है, यही पाकिस्तान सारा इस वक्त, तो इसलिए ठीक नहीं है। इलेक्शन का एक माहौल होता है, खास उस वक्त में खास जलसे का एक माहौल होता है। हम एक दूसरे के बाद अगर इमरान खान साहब की स्पीचेस आप निकाल दें, जब पिछला इलेक्शन हो रहा था, वो कैसी कैसी बातें कर रहे थे, मैं आज इस स्टेज पर दोहराना भी नहीं चाहता, लेकिन हम उस वक्त भी वाकिफ थे कि जब इलेक्शन का माहौल चल रहा होता है, सारे पाकिस्तान में हो या बाहर हो, उस वक्त तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान जो लीडरशिप है, जो भी लीडरशिप है सारी जमातों की, वो तदारीख रखती है, वो इदराक रखती है। वो आपको पता है कि पुलवामा का मामला हुआ, सारी लीडरशिप ने पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे होकर इमरान खान साहब को कहा, वज़ीर आज़म है जो फैसला करेंगे पार्लियामेंट आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि हमारे में पाकिस्तान हमारे लिए सबसे मुकद्दम है, पाकिस्तान सबसे आगे है, और पाकिस्तान की खातिर हर कुर्बानी के लिए हर बंदा देने। जरा अली मोहम्मद खान साहब को आने दीजिए, मुझे हुकूमत की तरफ जाने दीजिए। अली मोहम्मद खान साहब, यूं भी तो लगता है ना, यूं भी कहा जा सकता है कि आपकी हुकूमत का ये बहुत बड़ा फेलियर है कि आपने किसी भी स्टेज पे ऑपोजिशन की जमातों के साथ ऐसे एहतमाद के रवाबित रखे ही नहीं कि पार्टी पॉलिटिक्स से राइज करके आप उनको नेशनल इश्यूज पे अपने साथ रख सकें, उन्हें ब्रीफ कर सकें, उन्हें बता सकें कि देखें ये पार्टी पॉलिटिक्स से बढ़ के कौम के लिए, रियासत के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। ऐसा किया ही नहीं आपने, इसलिए वो सुनते भी नहीं आपकी बात। साहब आपका एक पॉइंट है, मैं भी आपके पॉइंट में गलत हो कि उस लेवल पे इनसे कोऑर्डिनेशन ना हो, लेकिन एक तरफ एक ऐसी अपोजिशन जो हुकूमत के गिराने के लिए तय हो और अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद नाकाम हो, जो उसको ये एक्सपेक्ट करना कि उसको हर वक्त कारपेट में, वो पॉसिबल नहीं होता। माहौल ऐसा होता है, हमारी थोड़ी बहुत मुखाफत रहती है, लेकिन नेशनल इश्यूज पे इनका इत्तेमाद ने भी लिया। अभी हाल ही में स्पीकर साहब ने इससे बहुत की और आए, तो साहब जो है वो भी आके अगर ये इंटरनेशनल ना आती कि खान साहब अदरवाइज वहाँ पे थे और सब ने एतमाद बनाया लीडरशिप किसी भी चीज में जो है नेशनल सिक्योरिटी की कोई सियासत नहीं होगी। नंबर 2 आते हैं कश्मीर पे। कश्मीर में आके बीबी मरीम साहबा जिस तरह की गुफ्तगू कर रही है, मुझे तो समझ नहीं आती वो प्रूव क्या करना चाहती है। देखिए, नंबर 1 इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं अभी रात जो है कोर्ट वगैरह से आया हूँ और मैं ये इधर बाग साइड पे, शिकार साइड पे, मुजफ्फराबाद, अभी रात हमारा जब पता बाजपुर में, वहाँ भी मैं मौजूद था। ऑन ग्राउंड टॉपिक की ज्यादा सा सिचुएशन ये है कि मुस्लिम लीग, नून लीग वाले आके पहले तो फॉर्म को मरियम नवाज शेख साहिबा और फारूक साहब जो एक्स पीएम है वो आके बताए कि 5 साल में हमने क्या क्या जो कोर्ट में आए हैं। परसों रात में चित्रार में था एक बावरी इलाका है जो फारूक साहब मोहतरम साहब आता है, और वहाँ एक यंग नौजवान को खान साहब ने तय किया है, जिखान हैदर साहब, यंग लड़का है। वहाँ पे आप हैरान हो जाएंगे डॉक्टर की बातें लोग इतनी बड़ी करते हैं। मैं जो ग्राउंड करने वाला बंदा उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे फारूक हैदर साहब के हल्के में बच्चियों का डिग्री कॉलेज तक नहीं है। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जब पास होंगे तो डिग्री कॉलेज बनवाइए। रोडों की हालत दिगर वो है। मैं इस बासपुर में, ये बॉर्डर एरिया है कंट्रोल पे, वहाँ ऐसा चैलेंज होती है। वहाँ आज मरियम बीबी ने आवाज आई, जैसा कल रात मैं था उधर, और वहाँ मैंने एक बात बोला मकामी पॉपुलेशन, मैं तो उससे ये जरूर पूछेगा कि आप बड़ी बड़ी बातें जरूर करें, हमारी बहन है, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि 5 साल साबिक वजीर आजम फारूक हैदर साहब ने रोडें कितनी बनाई, कितने हॉस्पिटल बनाए, स्टेटस 8 बनाए, अपने हल्के की रोडें कितनी बनाई, पूरे वादी की रोडें कितनी बनाई, अपने मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कितनी, और जॉब्स मेरिट कितनी, लोगों की जो मसाइल है उसकी तो बात करें। इसका जावेद अब्बासी साहब से जवाब ले लेते हैं ब्रेक से पहले। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये जो सवालात उठा रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब के, भाई वो बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं लेकिन जो बुनियादी इश्यूज थे उस पर तो काम ही नहीं किया उन्होंने। ये चूंकि आजाद कश्मीर में पहली दफा गए हैं, पहली दफा एक वफाकी वजीर गया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फिर ज्यादा सब नहीं हुआ कि कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने उसे कहा कि आप कश्मीर छोड़ के निकल जाएं। उधर मोदी को निकाला जाता है मकबूजा कश्मीर से और इधर इनके वजीर को निकाला गया है। कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी मरकजी वजीर और उसके पास जिसके पास ये मिनिस्ट्री हो कश्मीर अफेयर की, उसे कश्मीर बदल करने का हुक्म दिया गया हो। आप इनके वज़रा की वहां लैंग्वेज सुने, वहां के लोग पूछ रहे हैं, कश्मीर के लोग
कि ये इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म लोगों से वादे कर रहा है कि महंगाई का खात्मा किया है, जो वादे करके आया था कि मैं इस मुल्क में लोगों के लिए रोजगार मुहैया करूंगा, कौन से रोजगार मुहैया किए? वो पूछते हैं कि जो आटे, चीनी, गंद और पेट्रोलियम में अरब रुपया पाकिस्तान का करप्शन किया है, इस मुल्क के वज़ीर आज़म उनके खिलाफ किया, एक्शन लिया है। वो जो इन्होंने 1 लाख नौकरियां और 50,000 घर बनाने थे, वो काम क्या किया है? ये जब सवालात आज इनसे पूछे जा रहे हैं, ये बाग बाग कर पैसे बांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें किस तरह पता है कश्मीर के मामले का? पिछला इलेक्शन जब हुआ, पूरे कश्मीर में इनको एक सीट नहीं मिली। इनकी ये पोजीशन थी पिछले इलेक्शन में। इस दफा भी अगर इन्होंने धांधली ना की और 2018 वाला इलेक्शन ना रिप्ले हुआ, इनके साथ वही हाल होगा जो पिछले इलेक्शन में हुआ था। लिहाजा ये इनके साथ तो क्वेश्चन पूछना, मैं समझता हूँ कि ये जो बातें पूछ रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, वो सारी हवाई बातें हैं। ये कल्चर ही गाली वाला, ये गैर जिम्मेदाराना बातें। ब्रेक में ले लूं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब समझते हैं कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो शायद एक भी सीट ना ले सके आज़ाद कश्मीर में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन आज के प्रोग्राम का बुनियादी जो फोकल पॉइंट है वो था ही यही कि पाकिस्तान के खित्ते में, इस खित्ते में अफगानिस्तान के हवाले से इस रीजन में इस किस्म की फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो पाकिस्तानी सियासत पे असरअंदाज होगी। लेकिन क्या पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तानी सियासतदानों को और सियासी जमातों को उसका अदराक है? इसी पॉइंट के ऊपर हम 6-7 मिनट की डिस्कशन करके इसे कंक्लूड करना चाहेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर हुसैन नदीम साहब। डॉक्टर साहब, क्या जो रीजनल सिचुएशन है उसमें आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स आपको क्लूड या कनेक्टेड नज़र आ रही है? देखिए, इसमें एक सेइंग है बहुत मशहूर कि रोम वाज बर्निंग एंड नीरो वाज प्लेइंग द फ्लूट। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, नीरो एक इंसान नहीं है। द वे आई सी इट, नीरो इस वक्त हमारी पॉलिटिकल क्लास है जो इतनी शदीद डिस्कनेक्टेड है आपकी ग्लोबल रियलिटी से, उनके रेपरकशन से, बिकॉज इनका विजन हो चुका हुआ है बिल्कुल डे टू डे, वीक टू वीक एंड देयर ओन पॉलिटिक्स। इनवर्ड लुकिंग। ये देखिए, ये जो अफगानिस्तान में भी जो चेंज आ रही है, ये जनरेशनल चेंजेस हैं। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कि आप अगली नस्लों का सोचें, उनकी अगली नस्लों का सोचें। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है वो इस नस्ल का भी नहीं सोच रही। अगली नस्ल की तो दूर की बात हो रही। बड़ी दुख की बात है कि इतना बड़ा मेजर डिस्कनेक्ट है कि आपस में ही हम लोग इतना इस वक्त केओस में, लड़ाई में, कि हम ये देख ही नहीं सक रहे कि आपकी आगे वाली नस्लों पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। कि जो ब्रीफिंग्स हुई हैं रिसेंटली, फॉरेन ऑफिस ने, इदारों ने ब्रीफिंग्स की हैं पार्लियामेंटेरियंस की 2 दफ़ा कम अज़ कम पिछले चंद हफ्तों में, उनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। देखिए, ब्रीफिंग्स का नतीजा निकल ही नहीं सकता, बिकॉज ब्रीफिंग के रूम से जब आप बाहर निकलेंगी तो आप उसी सियासत के अंदर जाएंगे, उन्हीं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर जाएंगे जो कि आपको लिमिट कर देते हैं उस नैरो विजन के अंदर जहां से बाहर आप हल क्या है? अब अली मोहम्मद खान साहब पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर सुन रहे हैं, क्या हल है, क्या सजेस्ट करेंगे? इसका कोई शॉर्ट हल नहीं है, इसका कुछ नहीं है। जब तक आप स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जब तक आप प्रायोरिटी नहीं देंगे कि इस मुल्क की 65% से जो ज़्यादा आबादी है वो अंडर द एज ऑफ 30 है बच्चे, क्या जो डेमोग्राफ चेंज आ रहा है, पॉपुलेशन में 1 बिलियन जॉब्स चाहिए होंगी हमें साल की, इस बारे में जब तक कन्वर्सेशन नहीं आएगी तब तक ना आप अफगानिस्तान को देख सकेंगे, ना अपने पॉलिटिकल क्योस को कर सकेंगे। सो ये वही है, नीरो अली मोहम्मद खान साहब, एक नया चैलेंज खड़ा हो रहा है आपकी हुकूमत के लिए जो पहले नहीं था, मतलब हमने इसको एंटिसिपेट नहीं किया था, लेकिन ये खड़ा हो गया है। अब क्या करेंगे आप, क्या है रिस्पॉन्स आपका? देखिए, चैलेंजेस जब आते हैं तो अल्लाह ताला हर दौर के लिए चैलेंजेस को फेस करने की योग भी बनाता है, और अल्लाह की बड़े लीडर हैं और माजी में भी हमें मिले हैं, विजन भी है उन्हें। देखिए, सियासतदानों के बीच में ट्रांसफर भी चलती रहती है। अभी इलेक्शन कैंपेन है, ज़ाहिर आप उसके लोग जो लीड करेंगे। अभी मैंने कुछ सवाल उठाए तो मेरे दोस्त बैरिस्टर साहब ने बजाय इसके जवाब देते कि वहाँ क्या परफॉर्मेंस है, ये बात भी कश्मीर में ही है, ये नहीं गया वो मटीरियल है। अब ये कश्मीर को से कब तारुफ है, लेकिन सवाल मेरा पास था। लेकिन 2 नुकते हैं जो स्ट्रेटेजिकली इशू है। कश्मीर कॉज में किसी की भी हुकूमत आए जाए, कोई डिक्टेटरी ना हो, उस पर रियासत का प्रिंसिपल स्टैंड में जरा बर है, उसमें कुछ नहीं है। वो वही है जो हमारे वही अमल है कि प्लस होता है और कश्मीर पीछा रह गया पर बात। हाँ, गवर्नेंस पे बात होनी चाहिए। लोग ने वहाँ घूमत किया कि बताएं मैं क्या क्या, लेकिन मेरे बहुत दोस्त दूसरे लोग एनालिस्ट एक बात कि पॉलिटिक्स विजन नहीं है और बहुत सी चीज मात्रा पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ मांग रहे, करप्शन की बात करें, स्पेसिफिक लोग हैं अगर उन्होंने कोई गलत काम किया उसको बात करें। मुल्क आपको एक सियासतदान नहीं किया था, कमरे में बैठ के मैदान में निकल सियासतदानों ने वो कलाम उसमें तहरीक चलाई, पीछे आपका बराद आप पावर है,
आज अगर आपके मुल्क में एक इस्लामी एक आइन है, आपको किसी भी कहना कि पॉलिटिशियन में विजन नहीं है, ये गलत बात है। हाँ, हम में करप्ट लोग भी हैं और हम में गलत लोग भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से लीडरशिप ही इसको आगे लेके जाएगी। और इमरान खान साहब का विजन था, ट्विटर में ब्यूरोक्रेट में हिम्मत नहीं थी कि अमरीका को कैसा की मौत ऐसी लीडर। हाँ, हम लोगों को बिहेव करना जरूर चाहिए, हम इश्यूज पे बात करें, एक्शन पे हम नो कॉम्प्रोमाइज करें और जो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसकी हम थिंक टैंक्स को डेवलप करें और पार्लियामेंट का प्रॉपर रोल है वो अदा करें। ठीक है, मुझे सेनेटर जावेद अब्बासी साहब को नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, अब से चंद हफ्ते पहले इस नए चैलेंज का हमें अदराक नहीं था, ये एक फॉरेन पॉलिसी किस्म का सब्जेक्ट था, लेकिन ये जो सूरत हाल है अफगानिस्तान की, हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा भरम होना कि उनकी स्पेस वहाँ ख़त्म हो गई है, उनका ये फैसला करना कि हम जो है किसी किस्म की पुरअमन ट्रांजिशन जो है हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे अफगानिस्तान में, जैसा खुद आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा। इससे अब नए चैलेंजेस खड़े हो गए। आपने देखा कैसे दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर हमला हुआ, दहशतगर्दी का हमला हुआ। उस हमले के बाद जो चीनी कंपनी है उसने अभी तक अपने काम को रिज्यूम नहीं किया, हिंदुस्तानी अखबारात उसका जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आपके बाज़ लिबरल तबके ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि ये शायद हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। इस वजह से मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अब आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, आप इन चैलेंजेस को कैसे देख रहे हैं और आप क्या मदद करेंगे हुकूमत की और रियासत की कि इन मसलों से, इस मसले के खिलाफ हम एक कॉमन स्टैंड ले सकें। एक तो जो आपके गेस्ट यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उनको अपनी स्टडी को ज़रा ज़्यादा वसी करना चाहिए। इस रीजन में उस वक्त ज़्यादा मुश्किलात आई हैं, प्रॉब्लम आई, गलत फैसले हुए जब इस मुल्क में पार्लियामान नहीं थी और डिक्टेटरशिप थी। यहाँ मैं रिसेंट 2 इंसिडेंट आपको से करता हूँ। देखने आप यमन के मामले में सऊदी अरेबिया हमसे ज़रूर खफा हुआ, लेकिन पार्लियामेंट खड़ी हो गई, उसने कहा कि हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे। और फिर दूसरा मामला पुलवामा का आया। सारी सख्त सियासी हमारी आपस में बहुत ज़्यादा सियासी इख्तिलाफात होने के बावजूद सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं और इकट्ठे होकर एक फैसला किया गया है। इस रीजन में हमारा चाइना के साथ तल्लुकात रहे, जो भी हुकूमत गई है, हमारे सऊदी अरेबिया के साथ तल्लुकात, हमारे ईरान के साथ तल्लुकात आप देख लें। अब इंडिया के साथ किसी सियासी जमात भी आ जाए, हमारी कोशिशें रही है सारी हुकूमतों की, वहाँ बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर डिस्कशन की जा सकती है। लेकिन ये मैं इत्तेफाक नहीं करता कि यहाँ की लीडरशिप इतनी तकसीम है कि उनको चीज़ों का तदारक नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, इससे कोई मैं इत्तेफाक नहीं करेगा। सियासत हम जरूर करते हैं, सियासत सारी दुनिया में होती है, लेकिन जो रियासत पाकिस्तान के मसाइल हैं उनसे हम सारे वाकिफ हैं, उसमें हम सारे इकट्ठे होते हैं, एक आवाज़ होकर हम बात करते हैं। अब ये जो मामला अभी आपने रिसेंटली कहा है अफगानिस्तान का मामला, ये हमारी नाकामी नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती अमेरिका की और नेटो की है। वो जिस मकसद के लिए आए थे, जब वो नाकाम होकर भागे, हम सब उनको कह रहे थे, सारी जमातें कह रही थी कि आप मेहरबानी करके कोई एक ऑनरेबल सेटलमेंट करके अफगानिस्तान के अंदर जाए, जिसका वो वादा करके आए थे। वो चीजों को इस तरह छोड़ के गए। बदकिस्मती रही है कि कर्जे से लेकर अशरफ गनी की हुकूमतों तक इन्होंने ज्यादा अपना झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ रखा। पाकिस्तान इनको समझाता रहा, मुख्तलिफ हुकूमतों में समझाते रहे, हमारी एजेंसियां भी समझाती रही, लेकिन उनके जहन में एक बात पड़ गई थी कि शायद तालिबान हमारे कंट्रोल में, तालिबान पे हमारा इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तालिबान से हमारी हमदर्दी ज्यादा है, जो बिल्कुल नहीं थी। पाकिस्तान हमेशा चाहता रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए, अमन बरकरार रखने के लिए आप देखें सबसे बड़ी कुर्बानी भी दी हमने, सबसे ज्यादा ग्रुपों को हमने बिठाया। अभी आपने कहा था खाना काबा में लेके गए थे, ये कौन लेके इनको गया था, किसने इनको बिठाया था, फिर वापस आके इनको किसने बिठाया है। ये बदकिस्मती जरूर रही है कि उनका एक अपना तरीका कार ऐसा है कि वो बैठकर बात, माहौल उनकी आपस में नहीं है और वहां की हुकूमत सीरियस नहीं है। लेकिन इसका क्या मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की कोई लीडरशिप सीरियस नहीं है। सबको इस बात का तदारक है और सब चाहते हैं कि अफगानिस्तान का अमन होना चाहिए। उसी वक्त अमन होगा जब अफगानिस्तान की लीडरशिप भी इसका तदारक करेगी, इस पे करेगी। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का भी, अली मोहम्मद खान साहब का भी और डॉक्टर हुसैन नदीम साहब का भी, जो इप्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में थे। नाज़रीन, मेरा मकसद बुनियादी तौर पे ये था कि मैं कम से कम एक एहसास दिला सकूं अपने सुनने वालों को भी, देखने वालों को, पाकिस्तानी सियासी हलकों को, कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर अफ़गानिस्तान के हवाले से, ख़ित्ते के हवाले से, ख़ुद हिंदुस्तान में जिस किस्म के रुझानात इस वक्त सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नए चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। ऐसे नए चैलेंजेस पाकिस्तानी हुकूमत और सियासत के लिए पैदा हो रहे हैं जो कुछ हफ्ते पहले हमें विजिबल नहीं थे, हमारे सामने नहीं थे। वो नए चैलेंजेस आ गए हैं और पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तानी मीडिया को, सियासी और समाजी हलकों को उनका अदराक करना होगा। फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।